नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। अभी हम लोग के बीच में अर्थशास्त्री श्री रोशन लाल अग्रवाल जी उपस्थित हैं। ये पुस्तक लिखे हैं गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा। उसमें ये वर्णन किए हैं सभी लोगों को लाभांश के रूप में 10,000 रुपया प्रति महीना दिया जाए। तो मैं जानना चाहूँगा अग्रवाल साहब से, बिना मेहनत किए हुए, बिना काम किए हुए अगर हर व्यक्ति को 10,000 रुपया दे दिया जाता है तो क्या वो काम करेंगे? तो इस पर आपका क्या कहना है सर? प्रिय मित्रों, आप सभी का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में जो सबसे पहला प्रश्न है वह यही है कि अगर लाभांश के रूप में देश के प्रत्येक नागरिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक 10,000 रुपये महीना मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति काम क्यों करेगा? यह स्वाभाविक सवाल है। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि आज तो अनेक लोग छोटी छोटी पूंजी के अभाव में अपना कोई छोटा सा काम भी खड़ा नहीं कर पाते। अपनी छोटी सी भूमिका तलाशने के लिए लोग 1,000 रुपये, 2,000 रुपये किसी प्रकार उधारी लेकर, ब्याज पर लेकर अपना काम करने का प्रयास करते हैं। आप ऐसे अनेक रेहड़ी खोमचे वाले जानते हैं जो कुल 1,000-2,000 रुपए की पूंजी से अपना काम चलाते हैं और वह पूंजी 1,000-2,000 रुपए की पूंजी प्रतिदिन कोई 50 रुपए और कोई 100 रुपए ब्याज पे लेकर अपना धंधा चलाते हैं। शाम तक उन्हें बड़ी मुश्किल से 1,000 रुपए मिलते हैं और उस 1,000 रुपए में भी 50 रुपए ब्याज के नाम पर उधार देने वाले को दिया, 100 रुपए ठेले वाले को दिया, किसी जगह पर खड़ा रहने के लिए भी कभी किसी नेता को, कभी पुलिस वाले को देना पड़ता है और उसी में से जो कुछ बचता है उसी से अपने घर का खर्च चलाते हैं। तो जो लोग धन की इस कमी के कारण अपना कोई अच्छा धंधा करना चाहते हैं, उन्हें तो 10,000 रुपए की राशि बैंक से भी नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास गारंटी देने के लिए कोई संपत्ति भी नहीं होती और बहुत लोगों को कोई गारंटर नहीं मिलता। लेकिन जब हर व्यक्ति को 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा और वह उसी में से अपना खर्च काट कर थोड़ा थोड़ा करके बचाने लगेगा तो कुछ समय के बाद उनके पास अपनी पूंजी खड़ी हो जाएगी। आप यह भी जानते हैं कि कोई भी धंधा हो उसमें घाटा हो जाने की संभावना होती है, पैसा डूब जाने की भी बात होती है, 100 तरह के खतरे आ जाते हैं। तो उस समय बहुत लोग संभल ही नहीं पाते। लेकिन जब 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटी हर व्यक्ति को मिल जाएगी तो वह सोचने समझने, अपने लायक धंधा तलाशने, अपनी परिस्थिति के अनुसार
नया नया चिंतन करेंगे और कोई छोटा मोटा धंधा, अपनी पूंजी में ही धंधा करने की उनकी आकांक्षा किसी प्रकार से किसी का मोहताज नहीं रहेगी। और हर व्यक्ति जो आज छोटी मोटी नौकरी भी नहीं तलाश पाते, वे अपने दम पर, अपनी हिम्मत के दम पर, अपनी योजना के दम पर नया रास्ता निकालने के लिए स्वतंत्रता से काम करेंगे। तो फिर आप सोचिए कि जब व्यक्ति अपने भोजन की चिंता से निश्चिंत हो जाता है, उसके बारे में उसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, छोटा मोटा घाटा खाने की भी उसमें हिम्मत हो जाती है, तो वह नया नया धंधा तलाशने की जो हिम्मत है वो और आत्मविश्वास के साथ जुटाता है। आप देखते हैं कि दुकान धीरे धीरे बढ़ती है, कोई भी धंधा, कोई भी सर्विस का काम धीरे धीरे बढ़ता है और उस बढ़ने में पूंजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और जब हर व्यक्ति अपना पेट भरकर खाएगा, अपनी इच्छा के अनुसार, सुख के अनुसार सहजता की जिंदगी जिएगा, तनाव मुक्त होकर जीवन बिताएगा, तो किसी भी धंधे को अपनी योग्यता, क्षमता, जानकारी, ज्ञान और अनुभव, उसके आधार पर वह धंधा लगातार चमकाएगा। और जैसे जैसे उसके धंधे में लाभ बढ़ेगा, उसका हौसला बढ़ेगा। तो आप बताइए कि जो लोग अपना धंधा छोटी पूंजी से शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनकी काम करने की इच्छा कम होती है या ज़्यादा होती है? बात सीधी सी है, अगर उनके काम में लाभ बढ़ेगा तो उनका विश्वास बढ़ेगा, उससे हरामखोरी करने की उसकी आदत नहीं होगी। लेकिन जब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता और बिना पूंजी के उसकी सारी अकल काम करना बंद कर देती है, उस स्थिति में वह व्यक्ति समाज के ऊपर बोझ बन जाता है। लेकिन जब उसकी बुद्धि काम करने लगेगी, उसका अनुभव उसके काम आने लगेगा, उसकी मित्रता, उसके संबंध सब उसका साथ देंगे, तो वह हरामखोर बनेगा कि पुरुषार्थी बनेगा, यह सोचने की बात है। बड़े बड़े लोग जिनकी आय धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो वे अपने धंधे का विस्तार करते हैं, उनकी आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, उनका लाभ भी बढ़ता जाता है, क्षमताएं बढ़ती जाती हैं, और वे लोग अपनी संपन्नता के साथ साथ समाज की संपन्नता में भी हिस्सेदार बन जाते हैं। सामाजिक गतिविधियां हों, राजनीतिक गतिविधियां हों, आर्थिक गतिविधियां हों, उनमें वह आत्मनिर्भर हो जाते हैं और तब देश की अर्थव्यवस्था को चमकाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि अगर हर व्यक्ति को जन्म से यह लाभांश के रूप में मिलने लगे, तो हर व्यक्ति शिशु अवस्था से ही उसकी सारी परवरिश होने लगती है। जिस प्रकार संपन्न व्यक्ति के घर में जन्म लेने वाला बच्चा बिना परिश्रम किए ही सारी सुविधाओं का उपभोग करने लगता है, खेलने कूदने से लेकर जानकारियां जुटाने तक उसका मन, बुद्धि सब कुछ स्वतंत्र होता है, तो वह अधिक अच्छे ढंग से विकसित होता है, अनुभव प्राप्त करता है, आत्मविश्वास के साथ बोलना, आत्मविश्वास के साथ चलना, आत्मविश्वास के साथ कोई भी बात कहना, वह सहज रूप से सीख जाता है। और
धीरे धीरे वह बहुत अच्छा और योग्य नागरिक भी तभी बन पाता है जिस प्रकार कोई गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा इनसे वंचित रहने के कारण अपना विकास नहीं कर पाता और समाज के लिए बोझ बनता है। उस स्थिति से पूरा देश उबर जाएगा और देश का हर बच्चा स्वतंत्र अपनी पहचान और अपने व्यक्तित्व के साथ योग्यतम नागरिक के रूप में विकसित होगा और देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ विकसित होगी। इसे समझने की आवश्यकता है, इसलिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने जन्म से मृत्यु तक 10,000 नागरिक भत्ता देने की बात कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वोटर पेंशन की बात कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? यह एक थोड़ा सा बुद्धि पर जोर देकर समझने की बात है। देश की सारी संपत्ति संपदा में जो जन्म सिद्ध अधिकार है वह हर व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। कोई अगर यह समझता हो कि यह संविधान देता है तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार वह प्रकृति प्रदत्त है, कोई संविधान उसे नहीं देता, बल्कि संविधान का निर्माण उस मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए होता है। इसलिए इसमें योग्यता क्षमता का प्रश्न नहीं उठता और यदि कोई तथाकथित संविधान योग्यता क्षमता और पुरुषार्थ के आधार पर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करता है तो वह संविधान भी षड्यंत्र होता है। उसे मानवता की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से षड्यंत्र कहना ही उचित है। इसलिए आज जब सवाल मूल अधिकार का है तो उसका वोट के अधिकार से कोई संबंध नहीं है। वोट का अधिकार राजनीतिक अधिकार है जिसे कुछ शक्तिशाली लोग अपनी इच्छा के अनुसार तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, कभी उसमें मनचाहा बदलाव करते हैं और कभी समाप्त भी कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर आज 18 वर्ष की उम्र में हर नागरिक को वोटर बनने का अधिकार मिलता है, अर्थात वह वोट दे सकता है। लेकिन अभी अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो यह अधिकार हर व्यक्ति को 21 वर्ष का होने पर मिलता था और कभी मुट्ठी भर लोग जो आज पूरी सत्ता का संचालन करते हैं, अगर उसी आयु को बढ़ाकर पुनः 25 वर्ष कर दिया जाए, 30 वर्ष कर दिया जाए, 35 वर्ष कर दिया जाए तो उन्हें कौन रोक सकता है। लेकिन मूलभूत अधिकार जन्म से ही प्रारंभ होता है और मृत्यु तक उसे यथावत रहना चाहिए। इसलिए इस अधिकार का 18 साल के बाद प्रारंभ होना शर्म की बात है। यह एक सोचा समझा हुआ षड्यंत्र हो सकता है और यह मूर्खता का परिणाम भी हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति करने वालों को सबसे अधिक तो उसका श्रेय लेने की कामना होती है, अर्थात हमने कुछ नया कहा, भले ही झूठ कहा, आधा झूठ कहा, विकृत सत्य कहा, तो फिर उसका वह लाभ समाज को नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि एक नए विचार के जन्मदाता होने का भ्रम वे लोग समाज में उत्पन्न करते हैं। अब आप व्यावहारिक दृष्टि से देखिए,
संपन्न घराने में पैदा होने वाला शिशु जन्म से सब कुछ प्राप्त कर लेता है, फिर वोट का अधिकार हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। यह अगर 18 साल की उम्र होने के बाद प्राप्त होगा तो 18 साल से पहले जिस गरीबी, अभाव, शोषण, उत्पीड़न और अनिश्चित भविष्य की स्थिति में उसे काटने गुजारने पड़ेंगे, उसे संवारने का, चुस्त दुरुस्त करने का, सबसे अच्छा बनाने का अवसर तो उसके हाथ से निकल जाएगा। 18 वर्ष तक अभाव में जीने के बाद न उसे खाने को मिलेगा, न पीने को ठीक से मिलेगा, न खेलने कूदने का अवसर मिलेगा, न अच्छा नागरिक बनने के लिए उसे जो उन्मुक्त बचपन चाहिए, जो शिक्षा दीक्षा चाहिए, जो संस्कार चाहिए, जो आत्मविश्वास उसके जीवन में पैदा होने का अवसर होता है वह समाप्त हो जाएगा और उस अभाव में जीने के समय वह एक लुंज पुंज अपाहिज सरीखा नागरिक बनेगा। तो क्या यह आपको ठीक लगता है? लेकिन यह अधिकार यदि उसका जन्म सिद्ध अधिकार है तो उसे एक दिन रोकना भी मानवता के साथ अपराध है, समाज के साथ अपराध है, यह षड्यंत्र है। आप दोनों के अंतर को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं और इसलिए मैं कहूंगा कि अगर उसका यह अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार है। गुलाम देश में तो वोट डालने का अधिकार भी नहीं होता। अनेक तानाशाह अपनी मर्जी के अनुसार सबको यह अधिकार नहीं देते, छांट छांट कर अधिकार देते हैं। हमारे देश में भी वोट देने का अधिकार तो सहज रूप में सबको मिल गया, बस 18 साल का होना चाहिए। 18 साल में होकर वह योग्य नागरिक कितना है कितना नहीं है इसके परीक्षण की भी जरूरत नहीं है। इसलिए अपनी ताकत के बल पर, अपने परिवार की ताकत के बल पर कुछ लोग इससे आगे बढ़ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं और भी बड़े बड़े निर्णायक पदों पर पहुंच जाते हैं और देश की विशाल गरीब जनता, भोली भाली जनता किसी प्रकार की छोटी मोटी नौकरी, जिंदगी भर की गुलामी में अपना जीवन को बर्बाद करती है और मूर्ख वोटर, मूर्ख मतदाता बनी रहती है और उसकी मूर्खता का दंड पूरा समाज भोगता है। आज भी जो दुष्टता, जो षड्यंत्र इस देश की जनता के साथ किया जा रहा है उसमें भी यही चर्चा का विषय बनता है कि क्या करें। देश की जनता मूर्ख है, वो अपनी अच्छाई बुराई, हित अहित को भी नहीं पहचानती और मूर्ख और षड्यंत्रकारी को अपना वोट देकर चुन लेती है। तो क्या आप इसी प्रकार आम जनता को मूर्ख, अभावग्रस्त और कुछ लोगों का गुलाम बनाए रखना चाहते हैं? और यदि नहीं रखना चाहते हैं तो आप खुद विचार करिए, जन्म लेते ही यदि सारे अधिकार मिले तो क्या उसके व्यक्तित्व के विकास में वह सबसे अधिक सहायक होगा या नहीं? इसके अतिरिक्त और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। उदाहरण के तौर पर किसी 5 सदस्यीय परिवार में सामान्य तौर पर केवल मां बाप 18 वर्ष की आयु से अधिक होने के कारण
वोटर बन जाते हैं और उनके घर में 3-4 बालक पैदा हो गए, लड़की हो चाहे लड़का, वोटर पेंशन मिलेगी सिर्फ 2 लोगों को, गुजारा करेंगे 5 लोग। यह अपने आप में गलत है या नहीं, यह षड्यंत्र है कि नहीं? और फिर उसमें भी बहुत दिक्कत है। मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, बाप मर गया, अब मां अकेली रह गई, वह बच्चों का कैसे गुजारा करती है? वह क्रूर क्रंदन भी आपने सुना होगा। अनेक ऐसी माताएं हैं जो बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वेश्यावृत्ति तक करने को मजबूर हो रही हैं। क्या आप उन्हें वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर बनाए रखना चाहते हैं? इसी तरह अगर मां बाप दोनों मर गए तो उन अबोध छोटे छोटे बच्चों का संरक्षक कौन होगा? यह जबरदस्ती का प्रश्न, यह बेहुदा प्रश्न उठना ही क्यों चाहिए? मां बाप मर गए कोई बात नहीं, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि जीवन सबका अनिश्चित है। लेकिन मां बाप मरने के बावजूद अगर उसको नागरिक भत्ता मिलता रहता है तो वह उन्हें सब प्रकार का संरक्षण देता रहेगा। उन्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, वह बहुत शान के साथ अपना जीवन जिएगा। हम वह सामाजिक व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं जो संपन्न व्यक्ति के घर में पैदा होने वाले शिशु को प्रारंभ से देने वाली हो और गरीब मां बाप के घर में पैदा होने वाले बच्चे को भी उसी के अनुरूप बढ़ने और योग्य होने का अवसर प्रदान करती हो, तो वह वोटर पेंशन से नहीं, लाभांश के रूप में मिलने वाले नागरिक भत्ते से मिलेगा। राजनीति में किसी व्यक्ति के जीवन के इस मूलभूत अधिकार को उलझाना जानबूझकर समाज को दिग्भ्रमित करना है। और इस बात को आप अच्छी तरह समझिए, और तब वोटर पेंशन और नागरिक भत्ते में अंतर करना आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। आप सभी खुद इसके ऊपर अपने विवेक और बुद्धि के आधार पर विचार करिए, तो आपको अनिवार्य रूप से नागरिक भत्ता या जन्म से लाभांश सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही अधिक न्यायपूर्ण, सही और सरल जान पड़ेगा। इसमें कोई नया तर्क देने की भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग आपके विचार से पूर्ण सहमत हैं और अपने दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि अगली वीडियो बनाने में उत्सुकता हमारी बनी रहे। धन्यवाद।